बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, और वो एक्सप्रेशंस जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है उनको अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर होता है उनको रिलेशनल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स जहाँ यूज़ होते हैं उनको हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने फिजिक्स में शायद पढ़े हुए हों, लाइक एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर। इनके सिंबल आपके सामने। प्रोग्रामिंग में जब हमने एंड ऑपरेटर को यूज़ करना है तो 2 एम्परसेंड साइन लगेंगे, और ऑपरेटर में हमारे पास 2 पाइपलाइंस होंगी, और नॉट ऑपरेटर में हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं। एंड ऑपरेटर में आपको जैसा कि रिव्यू मैंने देना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते होंगे कि एंड ऑपरेटर में जब हम 2 ऑपरेटर्स को या 2 कंडीशंस को चेक करते हैं, और अगर दोनों फॉल्स हों और एंड ऑपरेटर हो तो फॉल्स रिजल्ट आता है। ट्रू फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स ट्रू और एंड ऑपरेटर होगा तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। ट्रू फॉल्स होगा तो भी फॉल्स आएगा। सिर्फ ये सूरत में ट्रू आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। तो एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। और ये कंपाउंड कंडीशंस को इवेलुएट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। कंपाउंड एक से ज़्यादा कंडीशंस जब कंबाइन की जाती हैं। कंपाउंड कंडीशंस क्या होती हैं? जब जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर में पहला हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा है। इसमें दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज किसी एक के ट्रू होने की वजह से रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। दोनों के फॉल्स होने की सूरत में भी रिजल्ट फॉल्स होगा। अब जैसा कि आपके सामने है एक एग्जांपल, इसमें हमारे पास एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है। ए में 100 वैल्यू है, बी में 50 वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। कंपाउंड कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन 10, देन इट इज जॉइंड बाय एंड ऑपरेटर विद द बी ग्रेटर देन 10। Is a is greater than 10? What is the value of a? A की वैल्यू 100 है। Yes, 100 is greater than 10. This is true. B is greater than 10. What is value of B? 50. 50 is greater than 10. Yes, true. इसका मतलब है जब दोनों ट्रू होंगे और एंड ऑपरेटर होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। सो कंडीशन ओवरऑल ट्रू हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें a इज ग्रेटर देन 50 है एंड b इज ग्रेटर देन 50 है। आप देख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन 50 तो ट्रू है, लेकिन b इज ग्रेटर देन 50, 50 इज नॉट ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसमें फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट द सेकंड इज फॉल्स, एंड सो द ट्रू एंड फॉल्स मेक्स फॉल्स, सो द कंडीशन विल बी फॉल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर uses the pipelines symbol, double pipeline, and it becomes true on whenever a single condition is true। जब दो में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी या फिर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा। ये फॉल्स सिर्फ उस सूरत में होगा जबकि दोनों कंडीशंस हमारे पास फॉल्स होंगी। और ऑपरेटर भी 2 कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करने के लिए बनाते हैं, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज a इज 100, b इज 50। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 50 एंड और इसको और पढ़ेंगे, b इज ग्रेटर देन 50। अब a में क्या वैल्यू है? 100, 100 इज ग्रेटर देन 50। यस, दिस इज ट्रू। 50, b में 50 है, 50 इज ग्रेटर देन 50, दिस इज फॉल्स। बट दिस टाइम the overall condition will be true because one condition is true and the another one is false, and we are using a logical operator or here. And if we see the next condition, like a is greater than 500 and b is or b is greater than 500, both conditions becomes false. A is 100, so 100 is greater than 500, false. b is 50, 50 is greater than 500, this is also false. So both false will make the resultant false. So in OR operator, only the
false. If both condition are false, then the result will be false. Otherwise, if both conditions are true or either any one condition is true, then the result will be true. Now the last logical operator is not operator. Not operator is used to reverse the value of any condition. कंडीशन की जो भी वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर देगा. इफ कंडीशन इज ट्रू, then by using the not operator we can reverse the value true to false, and if the condition is false, then we can return the value to the false by using the not operator. You can see here, if the condition is true but the not operator is applied, then the result will be false. Opposite हो जाएगा उसके. और इफ कंडीशन इज फॉल्स और नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा तो ट्रू हो जाएगा. इसका मतलब है जो भी कंडीशन होगी उसके साथ जब नॉट ऑपरेटर लगाया जाएगा तो उसकी ऑपोजिट कंडीशन या स्टेट जो है वो एज ए रिजल्ट आउटपुट जाएगी. अभी एक एग्जांपल देखते हैं. ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 50, और सॉरी, ए इज असाइंड विद 100 एंड बी इज असाइंड विद 50. सो द कंडीशन इज ए इज इक्वल टू बी. क्या ए बी के इक्वल है? चेक करें. ए में क्या है? 100, बी में क्या है? 50. 100 इज इक्वल टू 50. क्या 100 50 के इक्वल होता है? नो. तो ये फॉल्स हो जाएगी. ये कंडीशन तो फॉल्स होगी. जब इस कंडीशन पे हमने नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया, कंडीशन क्या थी? फॉल्स. जब उस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये ट्रू हो गई. ठीक है. इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन देखते हैं. नॉट ए इज ग्रेटर देन बी. What is the value of A? 100. What is the value of B? 50. 100 is greater than 50. Yes, true. But when the not operator is applied on the true condition, then it becomes false. So not operator का काम ही है कि जो भी वैल्यू होगी कंडीशन की, ये उसके ऑपोजिट वैल्यू रिजल्ट में देगा. अब जितने भी हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए, रिलेशनल यूज़ किया, या फिर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए, तो एक वर्ड वेरिएबल बार बार यूज़ किया जा रहा है. वेरिएबल ऐड हो गए, वेरिएबल में ये वैल्यू है, वेरिएबल में वैल्यूज असाइन होंगी. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद वेरिएबल का पता नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए वेरिएबल को आप इसी तरह से समझें कि वेरिएबल, पहले हम रियल टाइम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे एक प्लॉट होता है. ठीक है. कोई एक प्रॉपर्टी का कोई प्लॉट है. अब उस प्लॉट का कोई ना कोई एड्रेस होता है. ठीक है. एड्रेस होता है और उसके बाहर जो है ऑनर का नाम भी लिखा जाता है. ठीक है. तो वो ऑनर का नाम उस घर की या उस प्लॉट की आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. हम बात कर रहे हैं कि एक प्लॉट है और उसके बाहर उसका एक एड्रेस होगा. जाहिर है उसका कोई हाउस नंबर वगैरह होगा, और उसके अलावा उसके ऑनर का जो नेम है वो भी घर के बाहर अक्सर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ होता है. उसके बाद घर बनता है और घर के अंदर जो है वो फर्नीचर सेट किया जाता है. घर में ज़रूरत की अशिया जो है वो सारी रखी जाती हैं. अब आपने उस प्लॉट को एज ए वेरिएबल समझना है. वो जो प्लॉट है ना, वो एक वेरिएबल है. और ये वेरिएबल कहाँ बनते हैं? ये मेमोरी में बनते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में होते हैं. ठीक है. और हर वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होता है. जैसे प्लॉट के बाहर हमने ऑनर का नेम लिखा होता है, इसी तरह हर वेरिएबल का एक नाम होना ज़रूरी है. वो नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम देखेंगे. उसके अलावा उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है. वेरिएबल की हमने दो बातें की. एक तो हमने कहा उसका नेम होगा वेरिएबल का, दूसरा उसका एड्रेस होगा, और तीसरा वो कोई ना कोई स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है. मेमोरी की कुछ स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगा, उसकी कुछ स्टोरेज होगी. मतलब 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट. अब ये जो ऑक्यूपाई करेगा स्टोरेज, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? ये उसकी टाइप पे डिपेंड कर रहा होगा. वो इंटीजर है तो वो उसके कंप्यूटर के मुताबिक कितनी बाइट्स ले रहा है. वो फ्लोट है तो कितनी बाइट्स लेगा. वो डबल है तो कितनी बाइट्स लेगा. अगर वो करेक्टर है तो कितनी टाइप्स लेगा. ये हमें उसकी टाइप से, वेरिएबल की टाइप से पता चल जाएगा कि उसने कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्टोरेज लेनी है. तो यहाँ तक हर एक को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज वेरिएबल. इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. बड़ा सिंपल सा इसका एक डेफिनेशन है कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसको नाम दिया जाता है. इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर होती है और उसको एक नाम भी दिया जाता है.
ठीक है, अब ये जो बाहर एक शो किया जा रहा है बड़ी बाउंड्री, दिस इज द कंप्यूटर मेमोरी। उसमें एक छोटी जगह जो है, एक छोटी सी लोकेशन या एक छोटा सा स्टोरेज एरिया जो है वो एक वेरिएबल ने ले लिया है। उस वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और उसके अलावा उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर होगी। इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर मौजूद वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेम उसका वही सेम रहेगा, जो भी नेम है वो सेम रहेगा। और वेरिएबल्स कहाँ क्रिएट होते हैं, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन द रैम में क्रिएट होते हैं। सो ये जो अंदर उसके वैल्यूज होंगी ये कंटेंट्स होंगे, ये मार्क्स उसका नेम है, एड्रेस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई इसका एक रैंडम एड्रेस भी होता है, और ये कंप्यूटर की मेमोरी है। अब ये जो मार्क्स है, ये लास्ट टाइम हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े हैं उसमें ए एंड बी के नाम से हमने वेरिएबल्स बनाए थे। ए में 100 वैल्यू थी, बी में 50 वैल्यू थी। तो ये मार्क्स भी क्या है, आपके पास एक वेरिएबल नेम है। नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, वो वर्ड्स जो कि प्री डिफाइंड हैं C++ में, या फिर जिन जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जो ऑलरेडी C++ ने रिजर्व कर लिए हैं, उनको आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। अदरवाइज आप XYZ अपना नाम जो मर्जी रखना चाहें आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि आपने रीड आउट करने हैं, आपकी बुक में है कि हाउ टू डिक्लेयर द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। क्या उसमें स्पेस आ सकती है, क्या उसमें अंडरस्कोर आ सकता है, क्या वो बहुत लंबा नाम हो सकता है, क्या उसमें अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं या न्यूमेरिक्स आ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने रीड आउट ज़रूर करनी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। एक बात जहन में बिठा लें कि आप अपने प्रोग्राम में कभी भी कोई भी वेरिएबल तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको फर्स्ट डिक्लेयर ना कर दें। यू हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन योर प्रोग्राम। If you are not declaring any variable and you are using it in your main function, then there will be an error and your program will be not executed. So all the variables must be declared before it is used in the main program or in your function. So variable declaration, what it specifies? It specifies the variable name and its type. So in variable declaration, it is clear that what will be the type of the variable and what will be the name of the variable, and with the type we will indirectly knows what will be the storage area it will occupy, how many bytes it will occupy in the memory of the computer. So there are three things. First of all, in variable declaration you will know the name of the variable, and number two, the type of the variable, and number three, the storage it will occupy in the memory by the types of the variable. Here is the syntax, the method to write the variable, the method to declare the variable, the syntax to declare a variable. First of all, the data type and then the variable name. Data type and variable name. It will never be changed, like you cannot write the variable name first and the data type and the second place. So the syntax is data type and variable name, and at the end there will be a semicolon. This is the syntax. You have to follow it. Like data type, you can put int data type, variable name x, and then at the end semicolon. So you have declared a variable whose name is x and its data type is integer, and it will take automatically 2 bytes. So here is the some examples, like int marks, this is the data type, this is the name of the variable. Float is the data type, average is the name of the variable. Character char is the data type, grade is the variable name, and double is the data type, and salary is the variable name. So these are the examples of variable declaration. Variable declaration, here we knows the name, here we knows the data type, and here we knows the that it will take how many bytes in the storage of computer. So read it carefully.
In the next lecture, we will inshallah study the variable initialization.